चेक 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 चेक। हेलो हेलो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। आप देखिए कि जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर भी हमें बात जो करनी पड़ेगी शुरू, वो न्यूट्रिशन से करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? आप देखिए कि अगर आप ध्यान से देखें तो आप तो फिर ज़ॉम्बी हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है ना, तो आप तो बिल्कुल वही यूं करके दौड़ते रहेंगे, है ना। और बॉडी जो है वो वैसी की वैसी है, वैम्पायर टाइप हो रखी है, यानी कि मुर्दा शरीर हो जाएगा। अगर न्यूट्रिशन है इसका मतलब है कि आप जीवित हैं, वो इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में। यानी कि आप खाएंगे और पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ यही काम करती है कि कैसे उससे न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाए और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि इससे आपको मिलेगी एनर्जी और आप अपने रोज़मर्रा के काम कर पाएंगे। तो पूरी बॉडी में सिर्फ यही हो रहा है, अल्टीमेटली न्यूट्रिशन का ही खेल है सारे का सारा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले देखिए, वैसे तो न्यूट्रिशन का जो इनटेक है वो माउथ से स्टार्ट होता है, सब कुछ तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं टिथ की बात कर लेता हूं, क्योंकि टिथ के बारे में कई बार जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो ये देखो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ टिथ कौन से हैं। एक होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ भी मैं पूरा का पूरा बताऊंगा आपको, लेकिन ये 4 टाइप के दांत होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो, ये जो है ये अंदर का भाग है, रूट है ये, और ये है ऊपर का भाग। ठीक है भाई, ये ऊपर का भाग है। तो अगर हम ध्यान से देखें ना, तो टिथ की बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट हो गया। जैसे एक जबड़ा ऊपर हो गया, एक जबड़ा नीचे हो गया, समझ गए। तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको, आधा सर्कल जैसा, और एक आधा सर्कल नीचे हो गया। अब इसको अगर क्वाड्रेंट में बांटना है तो 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं, या इस वाले की, या इसकी, यानी किसी एक क्वाड्रेंट की बात करूं, तो अगर मेरे को वहां के दांत पता लग जाए तो बाकी के क्वाड्रेंट में भी सेम वैसा ही रेप्लिका होता है। समझ गए इस चीज को। अब आप ध्यान से देखिए कि ये पूरे सर्कल का आधा ले लीजिए, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में हम बात करते हैं। जब इस वाले क्वाड्रेंट की मैं बात करूंगा तो यहां पे हम देख लेते हैं कि दांत कौन कौन से हैं। आप देखिए, मैंने ये 4 टाइप के दांत आपको बताए। यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरू करो। ये जो 2 दांत दिख रहे हैं ना, ये होते हैं इंसीजर। ठीक है, ये होते हैं इंसीजर। अब आप देखिए कि ये एक तरह से चबाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंसीजर। आप देखिए, कोई भी फूड आप मुंह में डालेंगे तो आगे से यूं चबा रहे होंगे, है ना। जबकि आप देखिए कि ये जो पीछे वाला रहता है, कोई भी कड़क चीज़ रहती है तो आप यहाँ से तोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन जो अकलदाढ़ होती है उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है, सीधी बात तो ये है। तो ये हो गए 2 इंसीजर, इनका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए? 2 हो गए। अब वहाँ यहाँ पे आते हैं तो ये दिख रहा है एक दांत, ये वाला। ये क्या है? सिर्फ एक ही है, और ये है कैनाइन, यानी कि ये वाला दांत कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसके पीछे आएंगे जब, तो ये 2 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 दांत, ये क्या होते हैं? प्रीमोलर। ठीक है भाई, तो यहाँ से मैं एक लगा देता हूँ। प्रीमोलर कितने हो गए? 2 हो गए। और वहीं पे मोलर कितने हो गए? ये पीछे वाले जो है ना, अकलदाढ़ के पीछे भी जाएंगे तो ये सारे के सारे क्या हो गए? मोलर हो गए। तो इनको मैं कितना लिख देता हूँ, कितने हो गए? ये 3 हो गए। तो ये एक नंबर है 2 1 2 3, ये बेहद इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं लगता है, तो फिर एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो दांत होते हैं वो किस कॉम्बिनेशन में होता है। ये पूछा गया पेपर में एक बार, है ना। तो आपको अगर यही नहीं पता होगा कि वो 2 1 2 3 के कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो आपको समझ ही नहीं आएगी। लेकिन अब मैंने पिक्चर से आपको समझा दिया है तो अब आ जाएगी। ये यहाँ पे वही लिखा है कि 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर जो है एक रो के अंदर होते हैं। और ऐसे ही आप देखिए, ये 8 हो गए टोटल, है ना। गिन लो चाहे आप, 2 और 3 6 और 7 8, हाँ 8 हो गए। ये 8 हो गए इधर। तो ऊपर वाले भाग में कितने हुए? 16। और ऐसे ही नीचे वाले भाग में कितने हुए? 16। तो 16 दूनी 32 होता है, 32 ही दांत होते हैं, है ना। तो वो जो है 8 8 का एक तरह से डिवीजन किया गया है, सीधी बात ये है। ठीक है भाई, इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू है, यानी दांतों के अंदर जो सबसे बड़ा टिश्यू है वो कौन सा है? डेंटिन है। ये आपको ध्यान रखना है, सीधा एग्जाम में आए तो आप बता सकते हैं। और ये वैसे तो पेल येलो कलर का होता है डेंटिन, लेकिन जो है धीरे धीरे एज के साथ जो है ये डार्क होता जाता है। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है ये क्या करता है? इट कंस्टिट्यूट्स द बल्क ऑफ द टूथ, यानी कि ये जो टूथ का बल्क है ना,
इसको बनाने के लिए जो है डेंटिन का इस्तेमाल हो रहा है एक तरह से, और ये एक तरह से उसको स्ट्रक्चर दे रहा है और एक प्रोटेक्शन दे रहा है, ऑब्वियस ही बात है, टिथ को, है ना। और जो सेंसिटिव पल्प है अंदर अंदर की तरफ पल्प रहती है, उसको भी बचाए हुए है एक तरह से। तो ये डेंटिन का इस्तेमाल भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर मैं माउथ की बात करता हूँ तो अभी मैं माउथ के ऊपर डिटेल में आपको बताऊंगा कि माउथ के अंदर क्या होता है ना। जैसे ये तो लिखा हुआ है ना कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होता है, वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, वो सब मैं अभी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं टिथ का बता लूँ, फिर क्या है कि अगर वो मैं बताने लग गया ना डाइजेशन की प्रोसेस, तो वो पूरी ही बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, 20 प्राइमरी टीथ होते हैं बाय द एज ऑफ 3, यानी कि जब तक वो 3 साल के होते हैं तब तक जो है 20 टीथ उनके जो है आ चुके होते हैं। टोटल 32 उनके नहीं होते हैं। और हम देखते भी हैं जो बच्चों के दांत हैं वो कौन से होते हैं, दूध वाले दांत हम बोलते हैं ना, तो समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद जो है 21 साल की उम्र में जो है आपका विजडम टीथ आ जाता है। कईयों को विजडम टीथ आता ही नहीं है तो उनको अकल नहीं आती, अकल दाढ़ बोलते हैं ना इसको, वो इसीलिए बोलते हैं एक्चुअली में। उसका कारण ये है कि 21 की एज के आसपास ये दांत आ रहा होता है, तो इससे ये आइडिया लग जाता है कि अच्छा बच्चा जो है अब ग्रो हो गया है, थोड़ा समझदार हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो दांत आने से ही समझदारी आएगी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एज, कि हाँ इसकी एज जो है अब इस पॉइंट पे पहुंच गया कि ये थोड़ा समझदार हो गया, अब खुद को संभाल सकता है। 21 साल का बच्चा, ऑब्वियसली बात है, कॉलेज पास आउट हो जाते हैं आज की डेट में 21 साल के बच्चे, और इवन बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करके बैठे हैं आज के बच्चे तो 21 साल में। जेन ज़ी देख रहे हो ना क्या हो रहा है, तो वही चीज़ है। हम अभी भी देखिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और वही है कि 21 साल के बच्चे बड़ी बड़ी करोड़ों की कंपनियां भी खड़ी करके बैठे हैं। हो सकता है कि आप जब अपने बच्चे बनाएंगे, है ना, तो वो जो बच्चे हैं वो भी तो जेन ज़ी होंगे, है ना, क्या पता बचपन से ही वो आपके लिए वो सारे सपने साकार कर दे। सो दैट्स अप टू यू। अगर उसको भी गवर्नमेंट जॉब में धकेल दिया तो फिर अमीर नहीं हो पाएंगे, सीधी बात है, फिर तो भैया रोजी रोटी चलने वाली है, रियल बात तो यही है। तो चलिए, एनीवेज, अभी कॉर्पोरेट कल्चर का ज़माना आने वाला है ना, सारे का सारा स्किल बेस्ड आने वाला है। हमेशा एक स्टूडेंट के अंदर या एक बच्चे के अंदर ना एक स्किल होनी ज़रूरी है, एज़ कम्पेयर टू कि वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो कि बहुत सारी जॉब्स के लिए। हाँ, ये ठीक है कि अभी हम हो रहे हैं, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूँगा ये चीज़ करने को तो अब आपकी उम्र निकल चुकी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीरो से जाके स्टार्ट कर दें, है ना, वो भी एक एज होती है और धीरे धीरे वो चीज़ें इनकलकेट होती हैं। अब बॉडी इतनी रिजिड हो गई है, समय इतना बीत गया है, अब आगे बढ़ने का टाइम है, पीछे थोड़ी जाएंगे। तो इस वजह से मैंने बोला कि अब जब आपके बच्चे आएंगे तो आप उनको इस चीज़ के लिए गाइड ज़रूर कर सकते हैं। एनीवेज, अब देखिए कि फिर धीरे धीरे क्या होता है कि 32 उनके परमानेंट टीथ आ जाते हैं जब वो पूरे बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। इसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया कि इनके अंदर जो नंबर है, नंबर का गेम सारा का सारा बता दिया। अब जो बात करते हैं हम ईसोफेगस एंड स्टमक की बात करेंगे कि ये होता क्या है इन सब के अंदर। जैसे स्टमक के अंदर जो है एक लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर, जिस लेयर से एक तरह से HCl भी प्रोड्यूस हो रहा था और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। वो सारी की सारी अब मैं आपको कहानी बताऊंगा, अभी एक सेकंड रुक जाइए। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिख दिया है, हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पे वो पूरा का पूरा मैंने सब लिख दिया है, इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कहानी की रियल शुरुआत होती है। ये तो मैंने एक दांतों के बारे में इसीलिए पहले बता दिया क्योंकि अब जो स्टोरी शुरू होगी ना, आप खुद देखेंगे कि इसमें दांतों की कोई जगह नहीं होगी, हमें आगे ही बढ़ना पड़ेगा और पूरी कनेक्टेड होगी। एक मैंने चीज़ आपको बताई थी, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या बताया था कि माउथ की ओपनिंग से लेके एनस तक का, है ना, कि वहाँ से पॉटी बाहर आ जाएगी, यानी एक तरफ से एंटर किया और दूसरी तरफ से बाहर आ गया, और बीच में जितना भी रास्ता कवर हो रहा है, जितने भी ऑर्गन बीच में आते जाएंगे, दैट ऑल ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है भाई। तो अब उसी रूट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी डाइजेशन है, कि हम जो फूड खा रहे हैं, ठीक है, वो शुरू कहाँ से हो रही है? इंजेशन से। इंजेशन मतलब कि आपने मुंह में कोई फूड को डाला, तो वो क्या हो गया? शुरुआत हो गई, एक आपने स्टार्ट कर दिया कि जो मुंह के अंदर गया है अब वो बाहर भी आएगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स तो अंदर रहेंगे लेकिन बाकी का आइटम बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंजेशन हो गया, इनटेक ऑफ फूड। अब ठीक है, इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस होती है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? आपने जो भी फूड खाया वो पेट के अंदर गया और पेट के अंदर घोला मोला होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो अभी मैं बताऊंगा। अभी पहले उसके स्टेप्स समझ लेते हैं। बेसिकली क्या स्टेप जो है, ये टोटल 5 स्टेप है। जो सारा खेल जो है ना डाइजेशन का, ये 5 स्टेप पे आधारित है। NCERT भी यही बोलती है, सभी एग्जाम्स में भी आता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है 5 स्टेप, क्योंकि ये पूछ सकता है कई बार पेपर में कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेप डाइजेशन का नहीं है, और अगर आपको ये 5 याद नहीं हुए तो फिर यू कांट टेल। सिंपल सी बात है। तो इसलिए डाइजेशन जो होती है फूड की, पेट में गया तो वहाँ पे HCl रिएक्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो है आगे
स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में जाएगा, वहाँ पे क्या है, बड़ी आंत छोटी आंत होती है ना, तो वहाँ पे क्या है, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब शुरू हो जाते हैं, विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि भैया उस कचरे से जो है काम की चीज़ निकाल ली, कचरे को बाहर कर दिया, है ना, तो अब जो काम की चीज़ है उसका क्या होगा, उन न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, उनको करना है कन्वर्ट न्यूट्रिशन में, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वो एक अलग प्रोसेस चल पड़ती है। और जो बचा हुआ माल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एक अलग प्रोसेस चल पड़ेगी। वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ चला जाएगा, एनएस के थ्रू बाहर चला जाएगा, तो उसको बोल देते हैं इजेक्शन। तो ये टोटल 5 स्टेप्स हैं, दीज आर 5 स्टेप्स, ठीक है। ये 5 स्टेप्स जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए कि रूट क्या होता है। मैंने बोला ना एलिमेंट्री कैनाल है, वहाँ रास्ते में जो जो आता जाएगा, माउथ से शुरू हो जाएगा, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड से, आपके जो स्लाइवा है, थूक है, वहीं से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद जो डाइजेशन है वो पेट में जाके शुरू हो रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए जो आपका थूक है, स्लाइवा है, उसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स हैं, और इसीलिए आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा फूड को चबाइए। क्यों चबाइए? एक तो ये कि वो ज़्यादा देर आपके माउथ में रहेगा तो स्लाइवा के अंदर जो इंजाइम्स हैं उसके अंदर घुलते जाएंगे। दूसरा, फूड को आपने ब्रेक डाउन खुद ही मुंह में कर दिया है, तो वो नीचे जब पेट में जाएगा तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो जल्दी पच जाएगा। समझ गए? ये एक कारण है। तो ये इसके बाद कहाँ जाता है, सलाइवा के बाद स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद फिर लीवर आएगा। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते में जो जो चीज़ें आ रही हैं डाइजेशन के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर लीवर भी हेल्प कर रहा होगा इसमें। इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और फाइनली जो है ये रेक्टम या एनस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे रूट को मैं यहाँ समझाता हूँ, तो यहाँ आपको सारी चीज़ें एकदम A to Z क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। आप देखिए ये माउथ है, टीथ मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर ये जो कैविटी रहती है पूरी की पूरी माउथ के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोल देते हैं। और इसी के अंदर जो है बहुत सारा स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। यहीं पर जो है पास में ही जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स इस तरफ रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भाई। अब जब ये देखिए, ये यहाँ पे जो है ये रहा स्लाइवरी ग्लैंड, ये रहा स्लाइवरी ग्लैंड। तो ये स्लाइवरी ग्लैंड क्या है, स्लाइवा बार बार आप देखिए कि आप चाहें भी कि थूक मेरे मुंह में ना आए, लेकिन फिर भी आएगा। वो ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, थूक को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब स्लाइवा के अंदर देखिए 3 इंजाइम होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे ही आपकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। अब वो 3 इंजाइम कौन से होते हैं? पहला होता है टाइलिन, दूसरा होता है माल्टोज, तीसरा होता है स्लाइवरी एमाइलेज। अब देखो एमाइलेज 2 तरह का है, यहाँ भी एमाइलेज है और यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ भी एमाइलेज है। कंफ्यूज नहीं होना, ये स्लाइवरी एमाइलेज है। एमाइलेज का मतलब है कि जो थूक के अंदर एक एंजाइम है, तो स्लाइवरी का मतलब है कि उसको हमने बोल दिया कि ये स्पेसिफाई कर दिया कि ये एमाइलेज जो है ये स्लाइवा वाला है, यानी कि थूक वाला है। और वहीं पे दूसरा एक होता है, वो होता है पेंक्रियाज वाला, इसीलिए इसको डिस्टिंग्विश कर दिया। तो ये जो 3 इंजाइम्स हैं, ये अल्टीमेटली इनका टारगेट ये है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करना। यानी कि कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च ये सब चीज़ है क्या, आप मुंह में जो डाल रहे हैं वो वही है। ठीक है, वही फूड है जिसको ये डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसी की बात हो रही है। अब इसके बाद ये देखिए, ये जब यहाँ से स्टार्ट की फूड की जर्नी, तो ये यहाँ नीचे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर अभी 2 आइटम और हैं, एक है फेरिंग्स और दूसरा यहाँ गले में क्या होता है, लैरिंग्स। अब ये फेरिंग्स लैरिंग्स क्या है वो समझते हैं। आप देखिए कि ये नाक है, नाक को और मुंह को जो जोड़ दे, नाक और मुंह को जो एक तरह से जोड़ के नीचे लैरिंग्स के साथ जोड़ दे, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, तो ये अगर कोई भी पेपर में पूछ लिया जाए कि माउथ और नोज को जोड़ने वाली वो जो नली है उसको क्या बोलते हैं, तो आप फेरिंग्स का नाम दे देंगे। ठीक है, और ये जो फेरिंग्स है ये अल्टीमेटली कहाँ पे जाके जुड़ती है, वोकल कॉर्ड के साथ जाके जुड़ती है, जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पे जाके जुड़ जाती है लैरिंग्स, और फिर जो है ये किसके साथ जुड़ जाती है, ईसोफेगस। ये जो पाइप है इसको बोलते हैं ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोल देते हैं, जिसके थ्रू आपका फूड जो है अंदर जाता है। ठीक है भाई मेरे, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, इसको रिमूव कर लेते हैं 2 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लैरिंग्स, जैसे ये फेरिंग्स है यहाँ, और यहाँ हो जाएगा लैरिंग्स। यहीं पे वो छोटी छोटी वोकल कॉर्ड बनी होती है। आप जितने भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं, लोग अपने गले को ठीक करते हैं, वो इसी चीज़ का जो है रियाज कर रहे होते हैं, ताकि उस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के सुरों के साथ जो है ये अलाइंड हो जाए। ठीक है भाई।
अब जो है अल्टीमेटली लैरिंग्स का यूज़ क्या है आप बोलेंगे तो वोकल कॉर्ड यानी बोलने के लिए है, ये पूछा जा सकता है। और फेरिंग्स का क्या है, ये दोनों चीज़ों को जो है जोड़ रहा है नीचे लैरिंग्स के साथ, साथ में वोकल कॉर्ड मतलब बोलने में इसका भी यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो नाक से भी बोले जाते हैं, बहुत सारे होते हैं जो गले से बोले जाते हैं, है ना। तो अब आप जैसे न है, न है ना, तो न को बोल के दिखाइए, म को बोल के दिखाइए, वो नाक का टच आएगा ही आएगा, है ना। यू नाक बंद कर लो, कैसे बोलोगे, है ना, वो मुश्किल है, वो नाक से आवाज़ आएगी ही आएगी। ठीक है भाई, तो ये दोनों का मैंने फंक्शन बता दिया। अब नीचे जाते हैं तो ये आती है आपकी, क्या हो गई ये, ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसको हम क्या बोल देते हैं, फूड पाइप बोल देते हैं। ये लगभग लगभग आपकी जो होती है यहाँ तक होती है, ये होती है 1.5 मीटर की होती है, लगभग लगभग आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है फिर स्टमक शुरू हो जाता है। तो इसका काम इतना ही है कि ये नीचे तक फूड को लेके जा रही है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भैया अगर ये सीधी ही है तो एक इंसान को मैं यूँ टेढ़ा कर देता हूँ तो वो, इसका तो मतलब है कि जो पेट में HCl है, फूड है, वो सारा फिर बाहर आ जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, उसका भी कारण बता देता हूँ। क्योंकि ये जो पाइप है ये सीधी ऐसी नहीं होती है, ये ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे करके होती है, और इस तरफ भी ऐसे ऐसे करके होती है। इनको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर्स बोलते हैं। स्फिंक्टर्स का यूज़ क्या होता है, एक तरह से आप देखिए, एक्चुअली में फूड यहाँ आया ना, तो फूड यहाँ आकर फंस गया बस, और जब तक इसको यूं यूं हिलाया ना जाए, वाइब्रेशन ना किया जाए, तब तक वो अगले वाले स्फिंक्टर में नहीं जाएगा। समझ गए। तो ये जो चीज़ है, इसका मतलब है कि फूड जो है वो सीधा यूं नहीं गटक गए आप, वो यूं यूं करके इसके अंदर एक मूवमेंट होती है, जिस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट होती है इस फूड पाइप के अंदर, ठीक है, यहाँ फूड पाइप के अंदर। और मैंने बोला ना, ये कंटिन्यूसली यूं 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 हिलती रहती है। अब हिलती रहेगी तो क्या होगा, जो फूड है वो भी यूं 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 करके नीचे जाता रहेगा। समझ गए। इस तरीके से स्टेप्स में जो है फूड नीचे चला जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे होती है, ईसोफेगस में होती है। और स्फिंक्टर मसल्स का भी ध्यान रखना है, कहाँ होती है, यहाँ होती है। स्फिंक्टर मसल आगे भी आएगा, वो यहाँ भी आएगा कॉलन में, वो तब की तब बात करेंगे, अभी हम यहीं पे हैं, ठीक है। तो स्फिंक्टर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये ध्यान रखना। तो अब ये जो है जब नीचे आ गया, नीचे आया, कहाँ पे आया, पूरा का पूरा फूड पेट के अंदर आया। यही वो पापी पेट है जिसके लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए आज आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ये पेट के अंदर क्या होता है, ये अंदर जो लेयर है ना, ये जो लेयर बनी होती है, ये किस चीज़ की बनी होती है, ये पूरी की पूरी लेयर जो है ये बनी होती है म्यूकोसा की। अब ये म्यूकोसा की जो लेयर है, यही एक तरह से HCl भी प्रोड्यूस कर रही है, बहुत सारे इसके जूसेस जो होते हैं पेट के, वो भी प्रोड्यूस कर रही है, जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। क्योंकि पेट क्या है, अल्टीमेटली फूड को एक स्टोर किया पहले और उसमें डाइजेशन शुरू कर दिया, एक तरह से घोल दिया, घोलेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ बेसिकली क्या प्रोड्यूस है, HCl है, जो उसको फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा। अब इतनी रोटी कोई निगल जाए तो भैया वो आगे तो जाके फंस जाएगी ना, उसको छोटा छोटा कौन करने का काम करेगा, यही HCl करेगा। इसीलिए बोलते हैं खाने को चबा के खाइए, तो यहाँ पे जो है काम आसान हो जाता है पेट का, आपकी बॉडी को जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो वही चीज़ है ना कि उसके साथ ज़्यादा ओवर यूज़ करवाएंगे बॉडी को, तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, कभी उल्टी आएगी, कभी गैस होगी, वही वाली सीन है। तो जब ये यहाँ पे आ गया फूड, तो एक ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेट जो है, जब उसके अंदर HCl है, तो पेट है तो मांस ही, तो फिर HCl तो आप देखिए कि आपकी उंगली पे अगर कंसंट्रेटेड गिर गया तो छेद कर देगा वहाँ। तो ये कंसंट्रेटेड HCl है। यहाँ का pH भी जो है कितना है, लगभग लगभग मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पेट का जो pH है लगभग 1 से 2 के बीच में pH होगा इसका, लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ, है ना, 2 के आसपास में pH होगा, 2 से 3 भी हो सकता है। मतलब लगभग ये है कहने का मतलब एसिडिक मीडियम, क्योंकि आप देखिए कि 7 से नीचे एसिडिक ही होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जिनका 1 या 2 या 3 तक भी चला जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इसमें छेद क्यों नहीं हो रहा है, तो ये आपको इसका सीधा सा उत्तर देना है, क्योंकि इसके अंदर जो अंदर मौजूद लेयर है, ये कौन सी म्यूकोसा लेयर है, और ये जो लेयर है यहीं से ही HCl प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो है इसको कुछ नहीं हो सकता, ये इस हिसाब से ऊपर वाले ने डिज़ाइन कर दिया भैया। क्योंकि अब देखो, वो भी तो खेल करने वाला है ना, कुदरत भी तो कुछ होती है ना, ऐसा थोड़ी कि आपका हर जगह पे लॉजिक ही चलेगा। तो उसने बनाया ही इस पेट को ऐसा है कि वो बाहर से बेशक से मांस का लोथड़ा दिख रहा है, लेकिन अंदर जो कवरिंग है ना पेट के, वो जो लेयर एक बना दी पेट के अंदर, वो बना दी म्यूकोसा की। अगर वो लेयर ब्रेक हो जाए, आपको मैं बता दूं कि कईयों के पेट में अल्सर वगैरह या छाले वगैरह भी हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो लेयर ब्रेक हो गई है ना। तो यही लेयर जो है आपके माउथ में भी होती है, माउथ में भी बहुत जगह पे छाले हो जाते हैं अगर जल जाता है कहीं पे, है ना। तो लेयर जल जाए तो दिक्कत है,
है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेयर है यही प्रोटेक्ट किए हुए है इस पूरे के पूरे पेट को HCl से, है ना। HCl जरूरी भी है और ये ध्यान रखना है कि उससे बचना भी है। HCl है यहाँ पे, समझ गए इस चीज को। तो अब जो है एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सी शेप का है, ये जे शेप का है पूरे का पूरा। आप देखिए क्या ये जे शेप का है पूरा का पूरा पेट, तो इसीलिए इसको जे शेफर्ड या जे शेप्ड भी बोल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड जब यहाँ आ गया, अब फूड क्या नेक्स्ट कहाँ जाएगा। आप देखिए कि ये जो है ना, ये इसके पीछे देखिए, इस हरी वाली आंत के पीछे वाली साइड में देखिए, ऐसे आगे से नहीं दिखेगा। तो ये जो फूड है वहाँ से पीछे से यहाँ चला गया, ये देखो ये वाली आंतों में चला गया। ये कौन सी आंत है, ये जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। हालांकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी अलग अलग भागों में बटी हुई है, कैसे बटी हुई है वो बता देता हूँ। ये जो भाग है जो बिल्कुल जस्ट पेट और इसको जोड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डुओडेनम। वहीं पे अगर आपको कोई पूछ ले कि ये जो बीच वाला भाग है सारे का सारा, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जीजूनम, जीजूनम, ठीक है। जीजू होता है ना, जीजू साली, तो वही वाला ये जीजू है ना, जीजूनम। फिर वहीं पे जो फाइनल भाग है इसका, जो यहाँ से फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत में भेजेगा, तो वो उस भाग को बोलते हैं इलियम, ठीक है। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इलियम। यानी इसको भी 3 भागों में बांट दिया। और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो लगभग जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ होनी चाहिए है लगभग 7 से 7.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इट्स नॉट इन द फीट, इट्स इन मीटर। इसके बाद जो है फूड यहाँ से जो है आपका इस आंत में आता है। लेकिन एक चीज़ और समझना कि यहाँ तो HCl था, सोचो इस चीज़ को कि पेट के अंदर तो HCl था, तो फिर अगर इधर आया तो फिर तो यहाँ पे कांड हो जाएगा ना। हर जगह पे म्यूकोसा की लेयर है, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बोला है आपको, तो फिर तो आपको बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। और कई बार एसिडिटी हमें देखने को भी मिलती है ना, उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिल सकते हैं। तो जब ये यहाँ आ गया HCl, तो छाले वगैरह कुछ भी कर सकता है, तो फिर उसका क्या प्रोविजन रखा है। तो अगेन मैंने बोला ना, कुदरत तो भैया कुदरत है, ऊपर वाले ने खेल ही अलग बना रखा है, सिस्टम बना के भेजा पूरे का पूरा। तो आप देखिए कि जो यहाँ से HCl नीचे जा रहा है ना, वहीं पे साइड में देखिए ये पीछे येलो कलर का एक केला सा दिख रहा होगा, ये वाला है ना, ये पीछे की साइड होता है, पेट के पीछे की साइड। ये है पैंक्रियास और ये इधर क्या है, गॉल ब्लैडर है। ये क्या करता है, बाइल जूस क्रिएट करता है, किसके थ्रू, लीवर के थ्रू, है ना। लीवर का काम भी क्या, एक तरह से डाइजेशन करना ही तो है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है लीवर के थ्रू क्या हो रहा है, बाइल जूस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और इधर जो पैंक्रियाज है यहाँ से पैंक्रिएटिक जूस क्रिएट हो रहा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से जब इन चीज़ों को देखेंगे तो ये नीले वाली लाइन देखिए, ये जो है ना, ये नीले वाली लाइन देखिए, और इधर से ये वाली लाइन देखिए, ये दोनों जुड़ रखी हैं। पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर वाली जो लाइंस हैं, है ना, बाइल डक्ट वाली जो लाइन है, ये जुड़ी हुई हैं। अब आप देखिए कि इसमें से हो क्या रहा है एक्चुअली में, कि ये जो डक्ट है ना, ये इसमें बनता रहता है एक अल्केलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, अल्केलाइन एंजाइम्स वाला सॉल्यूशन। जब ये भरता रहता है तो इसमें से निकल के यहाँ आता रहता है, निकल के ओवरफ्लो होकर आता रहता है यहाँ पे, क्योंकि भरेगा तो यहाँ से निकल के नीचे आ जाएगा, और यहाँ बनेगा तो यहाँ से निकल के और नीचे आ जाएगा। ऐसी सेम यहाँ से है पैंक्रियास से, यहाँ भी जो है अल्केलाइन सॉल्यूशन, अल्केलाइन जो होता है एक तरह से बेसिक सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो यहाँ से भी अल्केलाइन और यहाँ से भी अल्केलाइन आकर यहाँ मिक्स होता है, और ये फाइनली कहाँ पे जा रहा होता है, ये जो फाइनली अल्केलाइन सॉल्यूशन है, आप देखिए ये जो लाइन नीचे जा रही है ना, यहीं पे ही जुड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ही ये उस फूड को अल्केलाइन बना देगा, जो भी ऊपर से आ रहा है। बेशक से वो HCl के उसमें से आ रहा है, लेकिन अल्केलाइन बना देगा। और ये अल्केलाइन मीडियम एक और चीज़ के लिए नेसेसरी होता है कि ये जो इंटेस्टाइन है पूरी की पूरी, यहाँ पे अगर मीडियम अल्केलाइन रहेगा ना, तो जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये इसकी खासियत है इस पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की, कि अगर यहाँ पे फूड जो है आपका अल्केलाइन मीडियम में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको ये एब्जॉर्ब करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब देखो, जो
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पेट में कितने एंजाइम होते हैं। जैसे यहाँ पे सलाइवा के 3 मैंने बता दिया, ऐसी पेट में भी 3, मैं मेजर बता रहा हूँ, 3 एंजाइम होते हैं पेट के भी। पेट में होता है HCl जो करता है बैक्टीरिया को किल, पेप्सिन होता है वो करता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट, और लिपिज होता है वो क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट। तब जाके ये जो है सारा का सारा मटेरियल नीचे आता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बाइल की बात करता हूँ तो बाइल क्या करता है, बाइल का मेन काम बाइल जूस का फैट्स को डाइजेस्ट करना है। ये जो बाइल जूस है ना, यहाँ से आ रहा है ना, तो और यहाँ से आ रहा है, तो ये पूरा बाइल डक्ट के अंदर जो जूस आ रहा है गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज के थ्रू, इसका काम क्या है, फैट्स को डाइजेस्ट करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद पेंक्रियाज जो है, ये जो पीछे केला है, ये पेंक्रियाज क्या कर रही है, ये भी 3 एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से हैं ये 3 एंजाइम, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लिपेज। तो अब आप देखिए अगेन वही बात है कि ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को, और वहीं पे लिपेज जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि पेंक्रियाज भी कंटिन्यूसली अपने 3 एंजाइम छोड़ती जा रही हैं। यहाँ पे एक एंजाइम बाइल वाले हो गए, गॉल ब्लैडर वाले, और एक एंजाइम यहाँ से हो गया, और सब कुछ अल्केलाइन है, और ये इतने सारे एंजाइम्स छोड़े यहाँ पे फाइनली। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आए, स्मॉल इंटेस्टाइन ने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया और बहुत सारे पानी को भी एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारा मटेरियल बचा हुआ है। तो वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। अब मैं इसको एक अलग तरीके से समझाता हूँ। गन्ना देखा है, गन्ने का जूस निकलता देखा है। पहली बार गन्ने के जूस को जब निकालते हैं तो कुछ रस बाहर आता है। ये समझिए कि जब पहली बार फूड यहाँ से ये माउथ के अंदर गया तो वो पहली बार का गन्ने का जूस समझ लो। उसके बाद जब पेट में आया तो गन्ने को यूं फोल्ड किया उस गन्ने वाले ने, फिर से यूं डाला मशीन में, तो और ज़्यादा जूस आएगा बाहर, यानी कि और ज़्यादा डाइजेशन यहाँ पे आकर हो गया, ठीक है। अब जब पेट से यहाँ गया यहाँ पे, तो अब गन्ने को तीसरी बार फोल्ड करो। आपको पता है पहले 2 में इतना जूस बाहर नहीं आता, लेकिन तीसरी बार जब करते हैं तो वो मल्टीफोल्ड हो जाता है, बहुत सारा गन्ने का रस बाहर आता है कि नहीं आता है। तो यानी कि न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे एब्जॉर्ब कहाँ हो गए, यहाँ पे हो गए। मैं न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हो गए, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन क्या चौथी बार अगर वो डालेगा तो जूस उसमें से बिल्कुल बाहर नहीं आएगा क्या, गन्ने का आएगा ना, चौथी बार भी घुमाएगा ना वो। तो चौथी बार जब फोल्ड करेगा गन्ने को और उसमें से डालेगा, अब फाइनल है कि मैक्सिमम जूस जो है वो बाहर आ जाएगा, और सिर्फ जो कचरा है गन्ने का, जो बचेगा कचरा, वो फेंक देगा। यानी कि आखिरी बार जो होता है, आखिरी बार जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी कि आखिरी बार जो उस गन्ने में से जूस निकलेगा, वो कहाँ पे हो रहा है, एक तरह से वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में, समझ गए। यानी कि यहाँ से फूड अब यहाँ गया, अब यहाँ पे गया, उसको समझने से पहले आपको इसकी पूरी फॉर्मेशन समझनी है। इसको जो है सबसे पहले तो देखिए ये अपेंडिक्स है। यहाँ पे ये अपेंडिक्स का काम क्या है, इसके अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, गट बैक्टीरिया होते हैं, जो वो बनते रहते हैं, और ये क्या करता है, यूँ ऊपर की तरफ फ्लश करता रहता है। फ्लश करेगा तो यानी इस बड़ी आंत में एक तरह से और ज़्यादा फर्दर डाइजेशन हो सकेगा। ये एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत अभिन्न अंग है, ठीक है भाई। गुड बैक्टीरिया यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे हैं। उसके बाद इस पूरी की पूरी पाइप को जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कॉलन भी बोलते हैं। कॉलन के साथ साथ इसमें देखिए कि जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको क्या बोल देंगे, जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम यूं ऊपर जा रहे हैं, तो हमने क्या की, चढ़ाई की, असेंड किया, है ना, असेंडिंग द माउंटेन, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। वहीं पे जब मैं सीधा गया तो ये हो गया ट्रांसवर्स कॉलन, है ना। ट्रांसवर्स का मतलब ही है कि सीधा सीधा। फिर उसके बाद जब मैं नीचे आया तो डिसेंड किया मैंने, डिसेंडिंग दी माउंटेन, है ना, तो यानी कि नीचे उतरा मैं। जब मैं नीचे उतरा तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। समझ गए इस चीज़ को। तो 3 भागों में इसको हमने बांटा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि एक सेकेंड, हाँ, अब आपके दिमाग में एक चीज़ हो सकती है कि आप सोचें कि भैया ये जो है, इसी को हम जो है बड़ा क्यों बोल रहे हैं। तो बड़ा जो होता है वो सरफेस एरिया के हिसाब से होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसको क्यों बोल रहे हैं, जबकि लेंथ तो इसकी जो है बहुत ज़्यादा है, ये तो छोटा सा ही दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि ये स्मॉल एक तरह से जो है अंदर बंडल अप है बहुत सारी, है ना, बंडल अप है बहुत सारी। लेकिन अगर मैं मोटाई के हिसाब से देखूं, है ना, बड़े के हिसाब से देखूं, तो ये बड़ी इसको ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ये पतली पतली पाइप्स जो है बंडल अप है। लेंथ बेशक से ज़्यादा है, लेकिन लेंथ का बड़े होने से सेंस नहीं बैठता है। लेंथ के लिए तो चौड़ाई वगैरह भी तो होनी चाहिए, है ना, ओ सॉरी, बड़े होने के लिए चौड़ाई वगैरह भी होनी चाहिए, है ना। लेंथ के हिसाब से सिर्फ थोड़ी देखेंगे। ऐसे तो मैं एक वो होता है, आपने देखा होगा ना, बिल्कुल पतला सा सुखड़ा सा लड़का हो, है ना, यूं डंडी की तरह, आप बोलेंगे कि वो ज़्यादा ताकतवर है, या फिर एक हट्टा कट्टा माचो
मैन जिसकी हाइट मान लो कि 5 ही फीट हो, वो ज़्यादा ताकतवर आपको लगेगा। समझ गए? अब शायद आप बड़े और छोटे में कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ में। अब जो फूड है यहाँ भी देखिए कि यहाँ स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं, मैंने बोला था ना स्फिंक्टर मसल यहाँ भी लगे हुए हैं, अगेन इस तरफ भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, ये यूं 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 करके हिलते रहते हैं, तो जो फूड यहाँ पे आया अब ये ऊपर 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 करके उसको भेजते रहेंगे। और इस पूरी प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस में क्या होगा, फर्दर फाइनली जितने भी न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट भी यानी बहुत सारे सॉल्ट भी जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो सारे के सारे, तो अब फाइनल क्या बचेगा, कचरा बचेगा आपके पास, ठीक है। फाइनल क्या बचेगा यहाँ पे, अब यहाँ पर आते आते कचरा बचेगा, यानी कि गन्ने का जो वो बुरादा बच गया ना एक तरह से, अब उसमें रस तो है नहीं है, यानी न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो गए। अब उसका काम क्या है, उसको बाहर निकालना है बॉडी को, तो वो यहाँ पर आ गया, जब आ गया तो यहाँ आएगा, वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। यानी एक तरह से आपकी पोटी जो है रेक्टम में इकट्ठी हो गई। अब यहाँ पे भी एनस के अंदर भी देखिए, ये एनस है, एनस के अंदर भी यूँ स्फिंक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आप, ऐसा थोड़ी है कि इसके अंदर आया और तुरंत ही आपको लूज मोशन हो गया और टन करके बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना, इकट्ठा होता रहता है ना। और यहाँ पे स्फिंक्टर है तो वो उसको ऐसे नहीं आने देंगे, एक अर्ज होगी आपको, फिर ये भी स्फिंक्टर यूं यूं हिलेंगे, है ना, तो फिर वहाँ से जो है आपका ताज़ा ताज़ा माल बाहर निकलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है कि फाइनली जो है वेस्ट प्रोडक्ट आपका एनएस के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा। क्या ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको और एक ही पेज में सारी की सारी प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूं। अब जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना वो लिखित रूप की चीज़ें हैं, वो तो फटाफट समझ आती जाएंगी, क्योंकि एक बार ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई ना, फिर जो लिखा हुआ है आगे वो सब कुछ ही समझ आता रहेगा। जैसे कि अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप देखिए अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का लिखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलने लगभग 7-7.5 मीटर की लॉन्ग होती है, कॉइल्ड होती है, ये रही भाई, वो तो ऑलरेडी मैं बता के आ रहा हूँ। फिर इसके अंदर जो है बहुत सारा लीवर और पैंक्रियास से भी सिक्रीशन आता है, तो आप खुद बताओ, मैंने बताया नहीं अभी कि लीवर से और पैंक्रियास से मिलके जो है इसके अंदर, ये वाली के अंदर भी पीछे के थ्रू आएगा, है ना, पीछे के थ्रू इसके अंदर भी सिक्रीशन आ जाएगा। ये तो मैं बता के ही आ रहा हूँ अभी आपको, सारी की सारी कहानी मैंने कहानी ही उस हिसाब से बताइए कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँ। फिर उसके बाद एक चीज़ खास और रह गई थी, विल्ली और माइक्रोविल्ली का मैं बता देता हूँ, ये पेपर में आ रखा था। इसके अंदर जो है ना बहुत सारे विल्ली और माइक्रोविल्लीज होते हैं। अब ये क्या है, इसके बाल होते हैं अंदर एक तरह से। आप मेरे को बताओ कि जैसे ये पाइप है, मान लो ये पाइप है, अब इसमें मान लो कि मेरे को एब्जॉर्प्शन करानी है, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पानी इस पाइप में जा रहा है वो जो छींटे मैं छिड़क रहा हूँ इस पाइप के अंदर, वो मैक्सिमम जगह पे जो है लग जाए, वो पानी मैक्सिमम पानी लग जाए, है ना, बाहर कम पानी निकले, इसमें अंदर मैक्सिमम जगह पे पानी लग जाए। तो आप मेरे को बताओ, अगर ये पाइप सीधी सीधी हुई और इसमें मैंने पानी चलाया तो वो तो सीधा सीधा बाहर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पानी लगा है सिर्फ यहीं तक ही रहेगा ना, इतनी सरफेस पे रहेगा। लेकिन वहीं पे इस पाइप को मैं कुछ ऐसा कर दूँ, इसके अंदर यूँ डंडी बना दूँ, एक डंडी यूँ बना दो, एक यूँ बना दो, एक यूँ बना दो, एक यूँ बना दो, तो मैंने क्या किया, जो पानी सिर्फ इस पॉइंट पे लगना था, इस पॉइंट पे लगना था, अब वो कहाँ लगेगा, वो इतने बड़े एरिया पे लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, एक तरह से समझ रहे हो। फिर वो पानी जब इधर जाएगा तो इस तरफ भी लग जाएगा, इस तरफ भी, इस तरफ भी। कहने का मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे ना लग के वो कई जगह पे लग गया है। तो मैंने क्या किया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, वो पानी हर जगह पे लगेगा अब, है ना, सिर्फ इस एक डॉट पे नहीं लगेगा बल्कि हर जगह पे लगता जाएगा। अब कोई बच्चा महानुभाव बोलेगा फिर तो मैं यूं 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 करके ऐसे कर दूँ, ऐसे थोड़ी होता है भाई, फिर उसका सरफेस एरिया कहाँ इंक्रीज हुआ, फिर तो वो पाइप ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक तरह से होगा। तो वही हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे है। इससे क्या हो रहा है, जब वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में इजी हो रहा है, यानी कि वो हेयर्स क्या कर रहे हैं, जितने भी मटेरियल उनके कॉन्टैक्ट में आ रहा है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी ईजी हो जाता है। सरफेस एरिया एक तरह से इस पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का बढ़ जाएगा उससे, ठीक है भाई। तो ये जो है माइक्रोविल्ली का काम है, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है और इवन पूछा भी गया है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट और पानी को एब्जॉर्ब करना। मैंने बताया ही आपको, पानी को और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ही यहाँ पे वो है साल्ट्स वगैरह, उन्हीं को तो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, आप याद करिए। तो आपको क्या बोला जाता है, ORS का घोल पीजिए, है ना, वो क्या है, चीनी नमक का घोल ही तो है, सोल्ट ही तो है वो सारे का सारा। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, क्योंकि इनडाइजेशन हो रखी है, आपका सारा माल तुरंत बाहर निकल रहा है। और वो जो चीज़ है लार्ज इंटेस्टाइन को टाइम ही नहीं लग पा रहा कि भैया उसको एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि आप तो तुरंत बाहर निकाल रहे हो। तो उस वजह से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं।
और फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन वो कह रहा है कि सेमी सॉलिड जो फिशेज होते हैं यानी कि पोटी होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। ऑब्वियस सी बात है वो एनस के थ्रू जो है बाहर करेगी उसको, और इसमें तो कुछ है नहीं सोचने वाला। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको पैंक्रियाटिक जूसेस के बारे में बताया, बाइल जूसेस के बारे में बताया, लीवर के बारे में बताया, और इसमें ट्रिप्सिन के, कीमोट्रिप्सिन, लिपेज, अमाइलेज, ये सब चीज़ें मैं बता के आ रहा हूँ। फिर ये क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में। वो सब मैंने अभी तो समझाया आपको पिछली स्लाइड के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। और पैंक्रियाज के अंदर एक और चीज़ है कि ये आप देखिए कि जो ग्लैंड्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन होते हैं, एक एंडोक्राइन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पैंक्रियाज हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है एक तरह से, यानी कि अंदर के जो एक तरह से अंदर सिक्रीशन हो रहा है सारी की सारी चीज़ों का, ये समझ लीजिए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में ये क्या करता है, अंदर दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। दो हार्मोन कौन कौन से हैं, पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन। ये पेपर में 100% है कि कभी भी आ सकता है। इंसुलिन में देखिए क्या करते हैं कि शुगर को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इवन जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगते हैं, अगर आपको पता हो तो, है ना। और वहीं पे ग्लूकागोन जो होता है वो क्या करता है, वो बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो पैंक्रियाज ही हैं जो ये दो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, और ये दोनों का काम क्या है, एक का काम है शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और दूसरे का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। दीज आर हार्मोन्स। और जो पहले बताए हैं मैंने ट्रिप्सिन वगैरह, वो क्या है, एंजाइम्स हैं। तो दोनों में फ़र्क है, हार्मोन और एंजाइम में कंफ्यूज मत करना। उसके बाद लीवर की बात करते हैं तो लार्जेस्ट एंड मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर कोई पूछ ले तो वो लीवर है। ठीक है भाई, सबसे बड़ा यही है। लीवर की खासियत क्या होती है, मान लो कि आप डेली ड्रिंक कर रहे हो, डेली ड्रिंक करो, है ना, और आपको पता है कि डेली वो ड्रिंक कर करके क्या होगा, लीवर ही खराब होना है। मान लो कि एक व्यक्ति का 90% लीवर सपोज करो खराब हो गया, लेकिन अगर वो फिर भी जो है ड्रिंकिंग छोड़ दे और अल्कलाइन जो चीज़ें हैं वो पीनी शुरू कर दे, तो कुछ दिन के अंदर ही उसका पूरा का पूरा लीवर जो है रीजनरेट हो जाता है, यानी अपने आप को ठीक कर लेता है। ये हीलिंग कैपेसिटी लीवर के अंदर बहुत खतरनाक होती है। इसीलिए जो है आप देखिए कि जो लोग एंड तक भी नहीं छोड़ते हैं ना, बिल्कुल 99% पे पहुंच जाते हैं तब भी नहीं छोड़ रहे हैं, है ना, ड्रिंकिंग, तो उसके बाद क्या होता है, तब जाके उनके जो है लीवर फेल हो जाते हैं। तो वो चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। और एक मेडिसिन है लिव 50, अगर आपको लिव 52 कुछ ऐसे करके, तो वो किस लिए यूज़ होती है, वो भी लीवर को एक तरह से रीजनरेट करने के लिए ही यूज़ हो रही होती है। चलिए, इसके बाद ये कलर वगैरह बता रखा है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये क्यों होता है, ये देखिए डार्क रेडिश ब्राउन, क्योंकि इसके अंदर रेगुलरली ब्लड की सप्लाई रहती है, इस वजह से ऐसा होता है। उसके बाद फंक्शंस तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डाइजेशन में ये हेल्प करता है, सिक्रीट्स बाइल, और बाइल जूस कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, गॉल ब्लैडर में हो जाता है, और मैंने बोला ना वो भरता रहता है और फिर वहाँ से उड़ल के कहाँ पे चला जाता है, उड़ेल के नीचे चला जाता है, जहाँ पे डक्ट के अंदर जाता है, जहाँ पे वो पैंक्रियाज वाले जूस के साथ कनेक्ट होके और नीचे जो है यहाँ आ जाता है। ये मैंने बताया था ना, ये यहाँ, ये रहा वो थैली, ठीक है, यहाँ से उड़ेल के यहाँ पे आ जाता है। ये सब बता दिया है ऑलरेडी। फिर डाइजेस्टिव जूसेस में एक और चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, लिपेज के बारे में। लिपेज का ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है, ये इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं ना, इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन कर देता है, किस में करता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। किस में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। डायरेक्ट कभी भी एग्जाम में आए तो आपको था करना है वहाँ पे कि लिपेज कन्वर्ट्स इमल्सिफाइड फैट्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। चलिए, ये हो गया आपका। ये हिंदी के लिए पूरे का पूरा लिपेज के बारे में लिख दिया है, पित्तमाशय के बारे में लिख दिया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो मैंने पूरा तो आपको बता दिया डाइजेशन के बारे में। एक अमीबा का डाइजेशन भी मैंने ऑलरेडी, वैसे तो आपको एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के थ्रू बता रखा था, और मैंने बोला था कि जो सूडोपोडिया होते हैं, है ना, एक फेक फीट क्रिएट कर लेता है, फॉल्स फीट क्रिएट कर लेता है, जिससे कि वो अपने शिकार को अपने अंदर संभाल लेता है, और फिर अंदर जो है पूरे का पूरा एनर्जी कहाँ पे स्टोर करता है, वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेता है। डाइजेस्टेड फूड को कहाँ पे स्टोर करता है, वैक्यूल के अंदर। ये अमीबा का मैं ऑलरेडी एक बार आपको बता भी चुका हूँ पहले भी, है ना, शुरू में ही बता दिया था। लेकिन अब जो ह्यूमन बॉडी है उसके मैं डाइजेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि एक समरी मैंने पूरी की पूरी लिख दी है। जैसे स्लाइवा है, तो स्लाइवा में क्या है, मेन चीज़ मैंने लिखी है। अमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। फिर गैस्ट्रिक जूसेस जो है, पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है। रेनिन क्या कर रहा है, कैसीन को कैल्शियम पैराकेसीन में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि पहले ये था, उसके बाद ये बन गया, किसकी प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में। यानी कि ये जो है एंजाइम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को जैसे पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। कौन सा कर रहा है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है।
वैसे ही पैंक्रियाटिक जूसेस की बात हो रही है, 3 मैंने बताया ना अभी मेजर। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में बदल देता है। फिर लिपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ऐसी इंटेस्टिनल जूसेस जो होते हैं, इंटेस्टाइन के जूसेस मैंने अभी तक नहीं बताए थे आपको, तो वो भी आप देख लीजिए, ये भी पूछे जा सकते हैं पेपर में, क्योंकि मैंने देखा कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो मेरे को लगता है कि आ सकते हैं। इरिप्सिन क्या करता है, इरिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदल देता है। किसकी प्रेजेंस में होता है ये, इरिप्सिन की। ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप इसको भूल जाइए, आप समझिए कि यहाँ से ये चीज़ बन रही है किसकी प्रेजेंस में, इरिप्सिन की। ऐसे ही यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो माल्टोज से ग्लूकोज बनता है किसकी प्रेजेंस में, माल्टेज की, माल्टेज की प्रेजेंस में। यानी माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। वहीं लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज हमें लैक्टोज कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मिल्क के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, कौन, लैक्टेज। फिर ऐसी सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर लिपेज क्या करता है, ये तो मैंने बताया था कि फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, है ना, इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया लिपेज, ये हो गया सुक्रेज, ये हो गया लैक्टेज, ये हो गया माल्टेज और ये हो गया इरिप्सिन, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत कर देना, ये माल्टोज है, ये माल्टेज है, वो नाम वैसा ही दिया है ताकि ईजी रहे सबको याद करने के लिए। तो साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से, जो भी बायोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से नाम उसको दे दिया था, ठीक है भाई। ये हिंदी के लिए सेम ही प्रोसेस लिख दिया है मैंने, सभी के सभी एंजाइम्स के बारे में लिख दिया, तो यहाँ से आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, हम करते हैं ब्लड की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर शुरू में बताया था कि कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, एक लिम्फ होता है, ब्लड होता है ना, और एरियोलर टिश्यूज़ के बारे में, एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में बताया था। तो उनमें से एक बहुत सारे टिश्यूज़ तो हैं, लेकिन हमें जो है मेनली अब ब्लड के बारे में जानना है, क्योंकि अब ह्यूमन बॉडी के बारे में जब हम जानते हैं ना, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने मुँह से लेकर आपने फूड डाला, सारी की सारी चीज़ हो गई, है ना। अब वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आ गया। अब जो मुद्दे की बात यह है कि जो न्यूट्रिशन है आपके पास पूरे इंटेस्टाइन के अंदर हर जगह पे एब्जॉर्ब हो गया है, अब वो न्यूट्रिशन अलग अलग जगह पे कैसे जाएगा, उसके जो मटेरियल बनना है ना, न्यूट्रिशन से क्या क्या बन रहा है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। एनर्जी कैसे बन रही है, वो कौन सा एंजाइम कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वो सब देख लिया। लेकिन अब वो चीज़ें जो है, वो न्यूट्रिशन जो है, वो एनर्जी जो है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट्स में किसके थ्रू जाएगी। वो मुद्दे की बात यही है कि वो ब्लड के थ्रू बहुत सारी जगह पे जा रही होती है। यानी ब्लड क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो सारी की सारी एनर्जी को भी भेज रहा है ना। क्योंकि एक देखा जाए तो सेलुलर लेवल पे भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल के लेवल पे। तो ये तो बड़े लेवल पे हमने बात देखी। अगर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो फिर ये होगा कि भैया ब्लड जो है हर जगह पे ये प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड ही हर जगह पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड ही हर किसी का वेस्ट उठा के वापस से ले आता है ना, और उसको डिस्पोज करवाता है। और मतलब सब कुछ जो है अल्टीमेटली, और न्यूट्रिशन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड, है ना। हीमोग्लोबिन सारे का सारा ब्लड के अंदर है। सोल्जर्स जिनको हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, जो अपनी बॉडी को सेव कर रहा है ना, दूसरों कीटाणुओं से बचा रहा है, बैक्टीरिया से बचा रहा है ना, या फिर बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट से बचा रहा है, वो क्या है, वो भी ब्लड है। तो कहने का मतलब है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू तो है ही है, लेकिन साथ में जो है बहुत सारे इसके यूसेजेस भी हैं। तो वहीं पे इसके बहुत सारे पार्ट भी हैं, जैसे एक हो गया एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स। अब ये क्या चीज़ हैं, आप देखिए ज़रा, ये रहा पूरा का पूरा ब्लड, ये होती है जैसे एक ब्लड वेसल, ठीक है। अब इसको जब आप तोड़ के देखते हैं इसके अंदर, तो ये रेड कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो गए, आपके आरबीसी हो गए, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है। वहीं पे आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हो गए, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल। इनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। वहीं पे साथ में ही आप देखिए कि जब आपको डेंगू वगैरह या किसी को भी हो जाता है कुछ खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे आप देखिए प्लेटलेट्स का लेवल बॉडी में हमेशा डिक्रीज कर जाता है। और इवन हमने तो वो प्रोसेस भी देखी है ना, कि एक बार हुआ था मेरी मदर के प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे, तो मैंने खुद दिए। तो वहाँ पे येलो येलो कलर का एक पूरा का पूरा प्लाज्मा होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं। एक मशीन होती है, यानी वो ब्लड जो है उसमें जाता है, प्लेटलेट निकाल के वापस से आपके अंदर ही ब्लड को इन्फ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि उस मशीन में सिर्फ प्लेटलेट ही सेग्रीगेट होते हैं, और सिर्फ प्लेटलेट ही चाहिए होते हैं ऐसे टाइम पे, है ना। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आप खुद सोचो ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब सिर्फ प्लेटलेट ही डाउन हो तो ज़बरदस्ती बाकी की चीज़ों को क्यों ठूसना, ऐसे तो फिर बहुत सारी ब्लड अंदर चला जाएगा, वो पता नहीं बॉडी इतना झेल भी पाएगी कि नहीं, समझे। तो इसलिए जो है सेग्रीगेट किया जाता है। तो ये जो है येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा में जो है बहुत सारे
प्लेटलेट्स होते हैं छोटे छोटे, और ये प्लेटलेट्स को ही सेग्रीगेट किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। ये रेड ब्लड सेल हो गए, और बस यही है ना। यहीं पे जो है ऐसे ही लिम्फ भी होता है बहुत सारा, और लिम्फ के अंदर क्या होते हैं, वाइट वाइट कलर का लिम्फ होता है जैसे, तो उसके अंदर वाइट ब्लड सेल होते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, सोल्जर्स भी बोल दिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये आपकी रक्षा करते हैं वाइट ब्लड सेल। यही बोलते हैं ना कि वाइट ब्लड सेल सोल्जर्स हैं, है ना। ठक 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 कोई भी आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश करेगा तो वाइट ब्लड सेल आगे आकर आपकी रक्षा कर देंगे। फिर जो है आप देखिए, ब्लड्स के जो जितने भी सेल्स हैं वो बनते कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। कोई भी सेल है ये सब बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं, और जो डिप्लीट हो रहे होते हैं वो स्प्लीन में जाके डिप्लीट हो रहे होते हैं। जैसे कि हम साथ में पहले इसका पीएच भी देख लेते हैं। तो स्लाइटली जो है इसका पीएच 7.4 के आसपास होता है, एंटासिड टाइप है ये, है ना। लगभग 7.4 के आसपास ब्लड का पीएच बोला जाता है। और जो स्प्लीन वाली बात मैं कर रहा था, आप देखिए जैसे आरबीसी हैं, एरिथ्रोसाइट, ये बनेंगे कहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया बोन मैरो में, लेकिन डिस्ट्रॉय कहाँ जाके होंगे, स्प्लीन में होंगे। और इनकी जो एवरेज लाइफ साइकिल है वो 120 दिन की होती है, ठीक है। फिर वहीं पे आप देखिए कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं। प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। जैसे आरबीसी का एरिथ्रोसाइट होगा, प्लेटलेट्स का क्या नाम होगा, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इनको बायोलॉजिकल टर्म्स में। ऐसे ही ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का काम मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वैसे अभी आगे बताऊंगा। अभी एक तरह से क्लोटिंग टाइप जो होता है ना, क्लोटिंग टाइप जितना भी मटेरियल होता है वो ये प्लेटलेट के थ्रू ही हो रहा होता है। और दूसरी बात एक और चीज़ है कि क्लोटिंग में एक और मटेरियल यूज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कैल्शियम आयन है ना, कैल्शियम आयन, ये भी क्लोटिंग में जो है मेजर रोल प्ले करता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, प्लेटलेट्स और जो प्लेटलेट्स और कैल्शियम आयन, ठीक है, ये दोनों का यही काम रहता है। फिर जो है आपके ब्लड ग्रुप्स देखिए अलग अलग तरह के आपको देखने को मिलते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं ब्लड ग्रुप्स, है ना। और अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। ये जो होता है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव, हर किसी में नहीं होता है ना। और वहीं पे हम देखते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है, यानी यूनिवर्सल रेसिपेंट जो होता है, जो ले सकता है किसी से भी ब्लड, वो होता है ए बी पॉजिटिव। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, उससे आप याद रखिएगा, ठीक है। ये किसी से भी ब्लड ले सकता है और ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। बाकी के जो ब्लड ग्रुप्स हैं, जैसे ए नेगेटिव है, बहुत रेयर ब्लड है, तो इसको ए नेगेटिव ही देगा, बी पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव ही देगा, ऐसा करके रहता है, ठीक है। वहीं पे आप देखिए कि एंटीजन क्या होते हैं, कई बार ब्लड के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है। ये पूछा गया इनफैक्ट पेपर के अंदर आया है, ये एंटीजन क्या होता है, तो इसकी पूरी डेफिनेशन थी, है ना। तो एंटीजन क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप देखिए कि डॉक्टर जैनर था, तो उसने देखा कि भैया गवाले जो होते हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, बाकी लोग को हो रहा है। तो वो क्यों था, क्योंकि वहाँ पे देखिए कि अगर वो बेसिकली हो भी रहा है, सपोज करो, सॉरी काउ पॉक्स था, आई थिंक कुछ ऐसा था, है ना। तो वो काउस के थ्रू अगर हो भी रहा है, कहने का मतलब है, तो जो गवाले वहाँ पे रहते हैं वो डायरेक्टली उनके टच में रह रहे थे, दूध दूह रहे थे, तो वो जो एंटीजेंस थे ना वो उन गवालों के अंदर ऑलरेडी जा रहे थे, है ना। एक तरह से उसके कण धीरे धीरे जा रहे थे, और वो जो इनके अंदर था, गवालों के अंदर ब्लड, उसने क्या किया, एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी, उन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी, है ना। कई बार हम देखते हैं कि ऐसा भी होता है कि आपके अंदर डायरेक्टली वही बैक्टीरिया छोड़ा जाता है जिस बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उससे क्या धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, अपने आप ही बॉडी के अंदर डिफेंसिव सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, यानी अलग से किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस में हमें बहुत सारी डिजीज़ में करना पड़ता है। तो वो लाइव बैक्टीरिया भी हो सकता है, डेड बैक्टीरिया भी छोड़ा जा सकता है, जैसा भी करके छोड़ा जा सकता है। तो ये जो है उसके एवज में एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बन जाती है, इसको बोलते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है दोस्त। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, सेम ही हिंदी वालों के लिए भी मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे तैयार करके रखी हुई हैं। प्लेटलेट्स का, आरबीसी का, हर चीज़ का, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, है ना, ये सब चीज़ें, इनको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और कैल्शियम आयन के थक्के जो होते हैं, बेसिकली क्लोटिंग जो है थक्के हैं, उसमें कैल्शियम आयन जो है मेजर रोल प्ले करता है, ये सब मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। फिर इसके बाद मैंने अभी बताया आपको कि एक होता है लिम्फ, ठीक है। ब्लड तो है ही है, ब्लड के अलावा क्या है, लिम्फ है। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड क्या करता है, ये होता है एक कलरलेस फ्लूइड। जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे तो ब्लड का कलर रेड है, क्यों है, आरबीसीज की वजह से है। और एक सेकेंड, ये मैं शायद पॉइंट बताना भूल गया क्या आपको, हाँ, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है उसी की वजह से पूरे का पूरा कलर रेड है ना। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट है वो आयरन है। तो
और ये है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, सिर्फ आरबीसी के अंदर है, ना वो वाइट ब्लड सेल के अंदर है, ना प्लेटलेट के अंदर है। ये जो चीज़ है आयरन जो है हमें आरबीसी के अंदर ही देखने को मिलता है, इसी वजह से हमें रेड कलर देखने को मिलता है। नहीं तो ऐसे तो फिर आप बोलेंगे कॉकरोच हो गए, प्लांट हो गए, उनके अंदर क्या लाल खून निकलता है, नहीं निकलता ना। क्यों? क्योंकि आयरन की कमी और हीमोग्लोबिन उनके अंदर नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी है कि आयरन को वो अपने साथ जोड़ लेता है तुरंत से। ठीक है, उसके बाद हाँ, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, लाइट क्लियर फ्लूइड होता है। किस चीज़ का बना होता है, कलरलेस है तो ये लाइट क्रीम सी कलर का रहेगा, तो ये बनेगा वाइट ब्लड सेल्स का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका भी काम क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया से आपको बचाना। फिर उसके बाद जो स्प्लीन होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्प्लीन जो है यहीं पे आके सारे के सारे सेल्स जो हैं मर जाते हैं, है ना, चाहे वो कैसे भी हो। और स्प्लीन एक तरह से क्योंकि इनको मार भी रहा है, नष्ट भी कर रहा है, तो वो नए आरबीसीज भी तो बनते हैं, 120 दिन तक रहे हैं ना, तो वो उनको मार रहा है, तो फिर बोन मैरो नए बना रहा है। अगर ये मारेगा ही नहीं उनको तो नए बनेंगे कैसे, और वो तो वही पुराने अंदर ही घूमते रहेंगे, तो आपकी बॉडी तो एकदम से मुर्दा टाइप हो जाएगी बिल्कुल ही, है ना। तो वो प्रोसेस चलती रहे, तो इसीलिए बोला जाता है कि नष्ट होने वाली चीज़ भी बनी है और पैदा होने वाली भी बनी है, दोनों ही चीज़ें बनती है तब जाके ये काम होता है। तो ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है स्प्लीन। ठीक है, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ये सारी चीज़ें। अब सर्कुलेटरी सिस्टम इसी के साथ अटैच्ड है, क्योंकि देखिए कि आपका जो ब्लड है, ब्लड ही क्या करना है, अलग अलग जगह पे जाना है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देने हैं और वहाँ का वेस्ट प्रोडक्ट भी उठाना है। तो अब इस ब्लड को भेजेगा कौन, इधर से उधर कौन भेजता है, एक ही ऑर्गन है अपना, है ना, कौन है, हार्ट। ये किस तरह इसको हम रिलेट कर सकते हैं, पंप के साथ। आपके घर पे मोटर लगी होती है, पानी आता है, पानी को ऊपर टंकी तक भेजती है, क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रही है, पंप ही तो कर रही है। वही काम पंपिंग का जो है हार्ट भी करता है। ये सिंपल सी बात है। तो यानी सर्कुलेटरी सिस्टम अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और इसमें कई बार देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे वो उसने ये इस बार जो है लेटेस्ट का एग्जाम आप सीजीएल का उठा के देखिए, उसमें ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा गया कि फिशेस के अंदर बताओ कि कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो 2 चैम्बर का हार्ट होता है फिशेस के अंदर, है ना। ह्यूमन के अंदर देखा जाए तो ह्यूमन के अंदर अगर आप देखते हैं तो 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है भाई, फिशेस के अंदर 1 एट्रियम होती है, 2 वेंट्रिकल होती हैं। ऐसी एम्फीबियन का देखा जाए और रेप्टाइल्स का देखा जाए तो रेप्टाइल्स में ये ध्यान रखना कि क्रोकोडाइल को आप हटा दीजिए, सिर्फ क्रोकोडाइल को हटा दीजिए, तो इनका 3 चैम्बर का हार्ट होता है एम्फीबियन और रेप्टाइल का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 एट्रियम होती है और 1 सिंगल वेंट्रिकल होती है। लेकिन क्रोकोडाइल का क्या होता है, ये है तो आप देखिए कि रेप्टाइल ही, लेकिन इसका जो हार्ट है 4 चैम्बर का होता है, इतना बड़ा होता है, तो आप समझ लीजिए इसका 4 चैम्बर का हार्ट होता है। इसके अलावा बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये सभी जो है 4 चैम्बर का हार्ट। हालांकि बड़े होने से 4 चैम्बर का कोई मतलब नहीं है, बट ऐसे ही बस आपको याद करवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब बर्ड्स तो छोटे छोटे हैं लेकिन फिर भी 4 चैम्बर का हार्ट है ना। मैमल्स हो गए, मैमल्स में ह्यूमन बींग भी आ गए, तो हम सबका जो है हार्ट 4 चैम्बर का, 2 एट्रियम होती हैं और 2 वेंट्रिकल हमारे अंदर होती हैं। ठीक है भाई। और कई बार क्या है, हार्ट का पूछ लेते हैं कि हार्ट का साइज़ कैसा होता है, तो आपको ये याद रखना है कि क्लेंच्ड फिस्ट होता है हार्ट। ठीक है, क्लेंच्ड फिस्ट होता है, ये अक्सर पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेम ही मैंने हिंदी वालों के लिए भी लिख दिया है, इसको आप रीड मार लेंगे।